Hello students, welcome to my entrepreneurship class. In this class, we are going to learn chapter number 2, enterprise planning. And the topic, as you know, topic is going on forms of business organization. Dear students, in the last class, we discussed the meaning and type of joint stock company in detail. Today, we are going to learn few requirements, legal requirements you can say, and the documentations which are required for a company to get a company registered or to run a company smoothly. Now, first topic is what is PAN, permanent account number. परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है आपको ये बताना है. तो हम कह सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट नंबर होता है. अल्फा न्यूमेरिक 10 digit number which connect someone to the income tax department. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट करता है. कहीं कहीं परमानेंट अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट लॉस के अकॉर्डिंग कंपलसरी होती है. जब आप कंपनी की बात कर रहे हैं सो इन द केस ऑफ कंपनी इट इज मैंडेटरी. परमानेंट अकाउंट नंबर होना मस्ट है आपके पास कंपनी के केस में. अदरवाइज हम कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ यदि कोई प्रोफेशन है या कोई बिजनेस है उसकी टर्नओवर मींस रेवेन्यू 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है. रेवेन्यू की बात करनी है, प्रॉफिट की बात नहीं करनी. फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 6 लाख रुपीस की गुड्स 4 लाख में सेल कर डाली, लॉस हुआ, फॉरगेट. अब एक पर्सन ने 10 लाख रुपीस की गुड्स 9 लाख रुपीस में सेल की तो 9 लाख रुपीस रेवेन्यू हुआ. तो आप प्रॉफिट या लॉस को ना देखें, आप तो देखें ग्रॉस रिसिप्ट. तो ग्रॉस रिसिप्ट यदि 5 लाख रुपीस है या उससे ज्यादा है तो परमानेंट अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है. ये जरूर होना चाहिए. साथ के साथ कोई भी पर्सन जिसको रिक्वायरमेंट सोचता है कि हाँ मेरे पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए और वो असेसिंग ऑफिसर से मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है तो असेसिंग ऑफिसर यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट कर सकता है, कोई भी पर्सन भी चाहे तो. कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जैसे बैंक से जहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर शो करना कंपलसरी है तो उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए. जैसे बैंक से बात करते हैं, डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट करते टाइम या कुछ विड्रॉवल के टाइम 50,000 रुपीज की बात है तो परमानेंट अकाउंट नंबर वहां पर फर्निश होना चाहिए, आपका रहना चाहिए. आफ्टर दैट ओपन अप करंट अकाउंट. करंट अकाउंट की बात करते हैं बेटा, करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन रखते हैं और उसको ये फैसिलिटी ये मिलती है वो कितनी भी बार कैश डिपॉजिट कर सकता है और कितनी भी बार कैश निकाल सकता है करंट अकाउंट के अंदर. बिजनेसमैन का होता है. बिजनेसमैन को अपने करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी भी मिलती है कि जितना कैश उसमें अवेलेबल है उससे एक्सेस निकाल सकता है एंड दिस एक्सेस अमाउंट ओवर द बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट. तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अपने करंट अकाउंट होल्डर को देता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बेस पर. और जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का करंट अकाउंट कंपलसरी होता है क्योंकि कंपनी की जो भी कैपिटल है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है बैंक अकाउंट में. तो कंपनी का एक करंट अकाउंट होना चाहिए. और नॉर्मली यदि हम बात करें कि कोई पर्सन जो 14 ईयर्स या उससे ज्यादा का है वो भी एक बैंक में अकाउंट खोल सकता है. वो लिखना पढ़ने में समझदार होना चाहिए, उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए. और डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी हैं? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ करंट अकाउंट. देखिए जब कोई भी करंट अकाउंट खोलने जाएगा या सेविंग अकाउंट भी खोलने जाता है, कोई सा भी अकाउंट खोलने जाए तो बैंकर्स उससे उसका आईडी मांगते हैं. आईडी के फॉर्म में वो अपना पैन कार्ड लगा सकता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ भी होती है, सारी डिटेल होती है. वोटर आईडी कार्ड लगा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल शो कर सकता है. इस तरीके के डॉक्यूमेंट शो कर सकता है जिससे उसका आईडी प्रूफ मिल जाए बैंकर्स को. आफ्टर दैट नेक्स्ट रजिस्टर योर कंपनी. देखिए जब बात करते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज कंपलसरी क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी तो एग्जिस्टेंस में जब भी आएगी जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा. जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो कंपनी ही नहीं कहलाएगी.
आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाई? बिकॉज द क्रिएशन ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन द लॉज ओनली। ये लॉज के ही थ्रू क्रिएट होती है, लॉज के थ्रू ही एंड होती है। तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी की बात करें या पब्लिक कंपनी की बात करें। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसको कुछ सर्टिफिकेट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताए थे, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं कि कंपनी किस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश की जाती है। सेकंड, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की बायलॉज होती हैं जिसके बेस पर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी। और NOC हो सकता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आफ्टर दैट, रजिस्टर फॉर सर्विस टैक्स। कुछ कंपनीज या बिजनेस क्या करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स सर्विस देते हैं, तो सर्विस पर वो टैक्स चार्ज करते हैं कस्टमर्स से गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है फिर वो। तो उनको रजिस्टर होना पड़ता है सर्विस टैक्स के लिए। मैंने स्टार बनाया हुआ है, अभी समझाएंगे कुछ चीज। ऐसी रजिस्टर होता है वैल्यू एडिड टैक्स के लिए, जो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू पर ऐड होता है। और सेल्स टैक्स के लिए, सेल्स टैक्स आपका दो तरीके का होता था। लोकल सेल्स टैक्स, दैट इज कॉल्ड LST इन शॉर्ट, LST लोकल सेल्स टैक्स, जो एक ही स्टेट के अंदर गुड्स के मूवमेंट पर चार्ज किया जाता था। एक होता है CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर को गुड्स सेल करने पर चार्ज किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अब ये आपका बुकिश है जो बुक में दिया हुआ है टैक्स में फिलहाल, लेकिन लॉज में आ चुका है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अलग अलग कमोडिटीज या अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग रेट से चार्ज किया जाता है, जिसमें एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का जिसे कहते हैं CGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है CGST, SGST और CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इन दोनों की बिहाफ पर वो दिया जाता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी। यदि इंपोर्ट किया जा रहा है गुड्स, किसी दूसरी कंट्री से परचेज किया जाता है या सेल किया जा रहा है, सेल कहते हैं एक्सपोर्ट, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी हम पे करते हैं। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट, अप्लाई फॉर TAN, टैक्स अकाउंट नंबर। आप इसे कह सकते हैं टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स कलेक्शन नंबर। ये क्या होता है? ये इस तरीके से होता है जैसे किसी पर्सन ने कस्टमर को गुड्स सेल करी, तो गुड्स जो सेल करी उस पर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया। इनडायरेक्ट मींस सेलर ने कस्टमर से टैक्स लिया और वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। मींस सेलर ने कलेक्ट किया टैक्स गवर्नमेंट को पे करने के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो यदि इस तरीके से किसी भी सर्विस या गुड्स के सेल करने पर टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, तो टैक्स अकाउंट नंबर होना चाहिए। इसे मैंने अभी बताया था, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, और यू कैन से टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर। हाँ, कई बार क्या होता है, एक एम्प्लॉयर के यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज जॉब कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज की सैलरी यदि टैक्सेबल है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट कर देता है। तो टैक्स डिडक्ट कर दिया यानी कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर और गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इस सिचुएशन में भी टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो कंपनी के केस में ये मैंडेटरी है। परमिशन रिक्वायर्ड एट द कंस्ट्रक्शन स्टेज। यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन स्टेज पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो? फर्स्ट, अप्लाई करना होता है किसी प्लॉट के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। जब अप्लाई कर दिया तो एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड, जब अब प्लॉट मिलता है तो वो अलॉटमेंट नंबर कहलाता है। अलॉटमेंट के अलॉटमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप कह सकते हैं कि NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो सकता है आपका किसी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यदि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन करा के ये फायदा होता है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग
स्मॉल स्केल को एंटरप्राइजेस को प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स मिलने हैं वो मिल जाते हैं। आफ्टर दैट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ कनेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, यदि वाटर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें। फिर लास्ट है आपका ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में यदि 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं तो ईपीएफ अकाउंट खुलवाना होता है एम्प्लॉयज का, जिसमें क्या होता है एम्प्लॉयज की सैलरी का एक पार्ट इस प्रोविडेंट फंड स्कीम में ट्रांसफर किया जाता है। सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से करता है। नेक्स्ट ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं तो ये इस स्कीम में उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज थोड़ा सेफ हो जाते हैं कि उनका इन्वेस्ट करने से, ये स्कीम में, इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करने से अमाउंट जो भी उनको वर्क के टाइम पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उनको कंपनसेशन मिल जाता है इस स्कीम के अकॉर्डिंग। तो 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन ये जो लिमिट है 10 एम्प्लॉयज की, ये एक्सटेंड कर दी जाती है जनरल शॉप्स के लिए, होटल्स के लिए या रेस्टोरेंट्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, I hope that you have got the concept. If you are having any doubt, please leave a WhatsApp message or you can call me. Thanks. Have a nice day.